नमस्कार दोस्तों। भारत में क्या हिंदू धर्म सुरक्षित है और क्या जो पार्टी हिंदू धर्म के संस्थानों, उनके धर्म स्थलों और सबको सुरक्षित करने की बात कहती है, क्या वो अपने स्वार्थ के लिए उन्हें तोड़ने और बनाने का काम नहीं करती है? क्या भारत में लोकतंत्र जीवित है? क्या भारत में हर वर्ग की आवाज सुनी जाती है? और क्या भारत को दो भारत नहीं बना दिया गया है? एक भारत जो एक संपन्न लोगों का है, सत्ता संपन्न लोगों का है, और एक दूसरा भारत जो उनसे डिफर करता है, सच बोलता है, संविधान के साथ खड़ा होना चाहता है और गरीब है, वो भारत। इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या उस सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए मंदिरों को तोड़ने और बनाने का काम नहीं किया है? तो जब हम इस पर आते हैं तो सबसे पहला ताजा उदाहरण है रीवा का। मध्य प्रदेश में एक जिला है रीवा, और रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए का, जो आजकल वो सबसे ज्यादा रिच पार्टी है, दुनिया की सबसे रिच पार्टी है और जो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, उस पार्टी ने अपना कार्यालय बनाया, और जो कार्यालय बनाया रीवा में, उसी के सामने एक मंदिर था। अब चूंकि मंदिर था, उसके कारण उनको थोड़ा लगता था, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं है, और इसलिए उन्होंने रात में बुलडोजर लगाया। जिस मंदिर में पहले वो जाते थे और प्रसाद चढ़ाते थे, पूजा करते थे, और कहते थे कि तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात कि मंदिर हमारे पास। और आज जब उन्हें, उनके बड़े बड़े लोगों को आने में, वो गाड़ियों में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उस मंदिर को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया और उसे तोड़ करके तहस नहस कर दिया गया। तो ये साहब, और इसका एक उदाहरण आपको याद होगा मध्य प्रदेश का भी है कि मध्य प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित नगर परिषद में मंदिर तोड़े थे और उस पर कितना हो हल्ला मचा था। आरोप लगाने की कोशिश की गई थी गहलोत सरकार पर, लेकिन जब नगर निगम की मीटिंग के मिनट सामने आए तो पता चला कि सारे पार्षद तो भाजपा के थे, मेयर भाजपा का था, जिसने यह करने के लिए पास किया था, और नगर परिषद के जो उसमें पास हुआ था उसके आधार पर वो ढाया जा रहा था या तोड़ा जा रहा था। तो आप समझिए, इसके पहले हम देख चुके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर अपने आप को दुनिया में एक दिखाने के लिए कि हम युग पुरुष हैं, धर्म पुरुष हैं, कितने मंदिर तोड़े गए। इसमें करीब 700 मंदिर तोड़े गए, पुरानी तमाम धरोहरें तोड़ दी गई, और यह किया गया, उन मंदिरों को तोड़ दिया गया जो हजार हजार साल करीब करीब पुराने थे। तो आप समझ सकते हैं यह नरेंद्र मोदी सरकार में हो। कमोवेश इसी तरीके से अयोध्या में हो रहा है। पुरानी धरोहरों को तोड़कर एक नई चीज बनाई जा रही, बनाइए, लेकिन पुराने तो रहने दीजिए, उन्हें संरक्षित कीजिए। दुनिया में पुराने को संरक्षित किया जाता है और नए बनाए जाते हैं। यहां पर सब बर्बाद करके बनाने की बात की जाती है, और उसका नतीजा क्या होता है कि आप जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं उसी को आप तबाह करने का काम करते हैं, और वो एक जगह नहीं, सब जगह होता है। दिल्ली में भी आपको याद होगा हनुमान मंदिर तोड़ने का, और इस काम में आम आदमी पार्टी की भी सरकार शामिल थी, जो उसी मंदिर पर जाकर के बोले थे अरविंद केजरीवाल कि मैं कट्टर हनुमान भक्त। तो साहब ये समझिए, अब आइए, जो ये करते हैं वही और करते हैं। बद्रीनाथ का आपने बार बार आपने जोशीमठ का सुना ही है, और जोशीमठ में जिस तरीके से भवनों में दरार आ रही है, सारी चीजें, विकास के नाम का एक जो ड्रामा किया गया है, टनल बनाने के लिए जिस तरीके से उस पूरे को तबाह करने की तैयारी कर ली गई है,
उसका असर क्या हुआ है? उसका असर यह हुआ है कि अब बद्रीनाथ में भी दरारें आने लगी और वहां तमाम सड़कें जो है, जो छोटी वो है और जो बड़ी मेन सड़क है, वो तक दरक गई और उसकी स्थिति खराब। तो आप समझिए कि शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित प्रथम पीठ भी खत्म हो रही है और उसके साथ साथ खतरा हिंदू धर्म के उस बड़े केंद्र पर पड़ा है। उसके साथ साथ सिख धर्म के केंद्र हेमकुंड साहिब पर भी खतरा मंडरा रहा है और यह सब तोड़ने बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है। और यही नहीं, उन्होंने उत्तराखंड में तमाम सारे धार्मिक स्थलों पर यही स्थिति की और ये धर्म के केंद्रों का, धर्म के स्थानों के बर्बादी का एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है और ज्वलंत प्रमाण। तो इससे आप समझ सकते। लेकिन दूसरी तरफ यही सरकार अपने के लिए, अपने हित के लिए जो करती है उस पर बात। आज वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा रही है, वो वृत्तचित्र जिसमें उन सारे सबूतों के साथ में बताया गया है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने, जो नरेंद्र मोदी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का जहर बोया, किस तरीके से उन्होंने साबरमती एक्सप्रेस में साजिश के तहत आग लगवाई, क्योंकि सबूत बताते हैं कि उसमें आग अंदर से लगी, ना कि बाहर से लगाई। इससे साबित होता है कि उन्होंने आग लगाकर मार डालने का काम किया, जिससे नफरत फैले और यह फैलाया गया, प्रचार किया गया सरकारी तंत्र द्वारा कि यह वहां पास में रहने वाले मुसलमानों ने यह काम किया है। और उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने जब हमला किया तो उनके बचाव के लिए काम करने की बजाय नफरत को और बढ़ाया गया, आग में घी का काम किया गया और गोधरा समेत तमाम सारे दंगे कराए गए। और इन दंगों का इतिहास तो गुजरात में जो दंगे हुए, नरोदा पाटिया में हुआ 28 फरवरी, 27 फरवरी को साबरमती में आग लगती है और 28 फरवरी को नरोदा पाटिया में होता है, उसके बाद सरदारपुरा में होता है, फिर ओडे विलेज में होता है, फिर नरोदा गांव में होता है, फिर उसके बाद दीपड़ा दरवाजा में होता है, फिर गुलबर्ग सोसाइटी में होता है। और जहां पर आप एक चीज और बता दें, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे जाफरी साहब, उनको भी मार डाला जाता है, उनके परिवार को किया जाता है। उसके बाद में आपको याद होगा बिल्किस बानो केस हुआ 3 मार्च को, और बिल्किस बानो के साथ 7 लोग मारे गए, परिवार के लोग मारे गए और उसमें 14 लोगों ने रेप किया। और उसके बाद में जो दोषी पाए गए थे उन्हें क्या किया गया? छुड़वा दिया गया। गोधरा मामले में यही हुआ, गोधरा में तमाम लोग मारे गए, वहां पर भी हुआ। बेस्ट बेकरी मामले में ऐसे ही हुआ। तो आप एक चीज समझिए, सरदारपुरा मामले में 33 लोग मारे गए और 17 लोग दोषी करार दिए गए, और उन 17 में से जो दोषी पाए गए थे उनमें से 14 को बरी करवा दिया। ये आप फिर जो ओडे विलेज में हुआ उसमें 3 लोग मारे गए, 9 लोग दोषी करार हुए और 32 आरोपी जो है बरी कर दिए। नरोदा गांव में हुआ, वहां पर 11 लोग मारे गए, 82 आरोपी थे और सुनवाई जो है उसकी अभी भी चल रही है और उसकी जो स्थिति है। इसके बाद दीपाड़ा जो है दरवाजा, वहां पर इसी तरह घटना हुई, 11 लोग मारे गए, 22 लोग जो है दोषी करार दिए गए, 61 लोग बरी कर दिए गए। गुलबर्गा सोसाइटी के मामले में जो है 69 यानी 69 लोग मारे गए, 24 लोग दोषी करार दिए गए, 36 आरोपी बरी कर दिए गए। और इसके बाद बिल्किस बानो मामले में 7 लोग मारे गए, 11 दोषी करार दिए गए और उन्हें भी छोड़ दिया गया। उसके बाद में गोधरा में आपने 59 लोग मारे गए, 35 लोग दोषी करार दिए गए और खत्म। इसके बाद में बेस्ट बेकरी 14 लोग मारे गए, 4 लोग दोषी करार दिए गए, 5 आरोपी उसमें बरी कर दिए गए। और अब क्या हो रहा है? अब यह हो रहा है कि उसी दंगे से जुड़े मामले में 9 में से 8 केस बंद कर दिए गए। तो आप समझिए 8 केस बंद कर दिए गए। और इसके बाद में आज क्या होता है?
यह कह के कि गुजरात दंगे के मामले में उसमें सबूत नहीं मिल पा रहे हैं और सारी चीजों को लेकर के, और उसमें 22 दोषी आरोपी जो थे, दोषी थे, उनको जो है आज बरी कर दिया गया। उन्होंने 17 लोगों की हत्या की थी और 2 बच्चे जिनमें मारे गए। तो आप समझिए, उन्हें मार डालने वालों को, ये पंचमहल में हलोल में घटना हुई थी और उनको भी बरी कर दिया गया। तो आप समझिए, इनमें से 8 आरोपियों की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। तो आप समझिए, और जो 22 बच्चे थे वो भी बरी कर दिए। तो यह स्थिति है, यह नरेंद्र मोदी की नीति है। और यह तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज तो वो बरी हो रहे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एक 17 जनवरी को आई और एक कल 24 जनवरी को आई, और दोनों सीरीज में उसने उस सच को दिखाया है बीबीसी ने, जो वास्तविक सच है, जो सुप्रीम कोर्ट में सबूत नहीं पेश किए गए, जो अदालतों में सबूत नहीं पेश किए गए, और जिस आधार पर नरेंद्र मोदी को बचाया गया। और नरेंद्र मोदी को बचाने की पूरा जो खेल किया गया उसको लेकर के, तो आप इससे समझ सकते हैं, यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सरकार इतनी डर गई है कि उसने यूट्यूब, ट्विटर और तमाम हैंडल्स पे इन सब पर बैन लगवा दिया है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं। तो बैन लगा दिया है, लेकिन आप वैसे तो नहीं रोक सकते हैं। तमाम सारे लोगों के संपर्क हैं, तमाम सारे लोग वो मंगा लेते हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ कि केरल में और दूसरी जगह, तमाम जगह पे, हैदराबाद में और दूसरी जगह उस फिल्म को दिखाने का काम हुआ। और ऐसे में जेएनयू में भी छात्र संघ ने उसे स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया, और जेएनयू के जो छात्र संघ ने फैसला लिया तो रात में बिजली कटवा दी, और बिजली कटवाने के बाद इंटरनेट कटवा दिया। चलिए कोई बात नहीं, लोगों ने कहा हम अपने मोबाइल पे देख लेंगे, क्यूआर कोड दे दिए गए, मोबाइल पे देख लो। अब जब मोबाइल पे देखने लगे तो उन पर पत्थरबाजी करा दी गई अपने एबीवीपी से। तो आप समझिए, इतने घिनौने लोग हैं और ये करते हैं। अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लटबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग जो क्यूआर कोड है आप में सब में बांटेंगे। आगे जाके दे देते हैं ना। अरे ये पत्थर फेंका, दोनों तरफ से लड़ाई हुआ। चोट भी लगी है, चोट लगे स्टूडेंट्स को, बिल्कुल चोट लगे स्टूडेंट्स को। कौन हो नहीं सकता, हमने तो आंखों से देखा है एबीवीपी के लोगों को। कौन हो सकता है, मतलब उनको सामने से हम लोग बोल रहे थे मत करवाइए, मना कर रहे हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं? अभी पत्थर लगी है, हमारे जर्नलिस्ट थे वहाँ पे मौजूद, पत्थरबाजी हुआ है। और मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट आप लोगों के मीडिया के दोस्त थे। मैं सिर्फ नहीं बोल रही है बात, आप अपने जर्नलिस्ट से पूछिए कि पत्थरबाजी हो रहा था। आप लोग एफआईआर कराएंगे? ऑब्वियसली एफआईआर कराएंगे, लेकिन बात है इस समय पे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करनी सबसे ज्यादा अर्जेंट और इमरजेंसी काम है। एफआईआर जेएनयू करवाई गई, बात वो नहीं है। बात है इस समय पे इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर। क्या हुआ आपके साथ? वो टायर मार रहे हैं, लात मार रहे हैं जूते पहन के। लाइक आई वॉज कमिंग हियर, मैं अपना मोबाइल फ़ोन ला रहा था अपने फ्रेंड के लिए, तो वो मुझे किक कर रहे हैं। तो मैं पूछा कि क्यों किक कर रहे हो भाई? तो देवर लाइक बस आगे बढ़ते जाओ, कुछ हुआ नहीं ना, यू जस्ट मूव।
मैं वहाँ से वापस अपने हॉस्टल जा रहा था। यहाँ पे 5-6 लोग जा रहे थे और यहाँ उधर से एक लड़का आ रहा था, उसको यहाँ पे पहले 5-6 लोगों ने मिलके मारा। वहाँ पे 2 गार्ड्स खड़े थे। मैंने उनसे बोला कि सर वो देखो क्या हो रहा है। तो एक लड़का दौड़ते हुए मेरे पास आया और मुझे भी मारा और मुझे यहाँ पे ऐसे पंच करके गया पूरा। फिर मैं वापस गया, लोगों को वहाँ पे जाके बोला। इसके बाद जामिया कॉलेज में भी यही, यूनिवर्सिटी में भी यही हुआ कि हम देखेंगे तो पुलिस आग घुसाई और पुलिस ने स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और सारी चीजें बंद करा दी, करा दी। तो ये दशा है। तो ये दिल्ली का, देश की राजधानी का हाल। तो जब इस तरीके से आप क्या नहीं देखने देना चाहते, हर किसी को पता है, तो सिर्फ सबूतों के आधार पे जो गलत है गलत को गलत बता रहा है, सही को सही बता रहा है। नरेंद्र मोदी जी, ये वही बीबीसी है जिसे आप कहते थे कि सबसे ज्यादा विश्वसनीयता बीबीसी की है, न भारत के दूरदर्शन की है, न आकाशवाणी की। सरकार की व्यवस्था पर भरोसा होता तो प्राइवेट सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं होता। ये हमारे मीडिया वर्ल्ड, जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है। यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। और जब व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाए तो व्यक्ति अलग रास्ते खोजता है। जब न्याय पर से उसका भरोसा उठ जाए तो खुद ही न्याय करने की दिशा में चला जाता है। यानी इसके कारण पूरी समाज व्यवस्था का डिटोरिएशन भी होता है। समाज की जो परंपरा है, बड़े सदियों से पनपी हुई परंपराएं होती हैं, वे अचानक इसी कारणों से उसमें गिरावट आने लगती है। और आज उसी बीबीसी पर आपके लोग और आप सवाल उठा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपका सच बताने का जब वो किया, आपके घिनौने कृत्य को उसने दिखाने का काम किया, तो उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल दिखना चाहिए, आना चाहिए। मैंने इसीलिए मंगा के अपने पास लोड कर, मैं जानता था कि आप रोक लगाए, तो आप किसको किसको रोक पाएंगे। और हम शेयर भी करेंगे और लोगों को देंगे, दिखाएंगे कि आपका नग्नता क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, उसे आप छिपा नहीं पाएंगे। तो यह आप एक सच्चाई, लेकिन सत्यता यही है, आप डरे हुए कायर, आपने जो हालत की है देश की, उससे समझने वाला है। आज आपने देश को झोंक दिया है कि देश दो तरह का देश बन गया है। एक तरफ बिलियनियर्स, अरबपति बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहां गरीब कम हो रहे थे वो बढ़ा दिया आपने, बिलियनियर्स बढ़ा दिए, और देश की संपत्ति चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप। देश में सबसे ज्यादा टैक्स जो आपको देता है वो देता है वो गरीब वर्ग जिसके पास में इस देश की संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है, वो 64% आपको टैक्स देता है। और वो बिलियनियर्स जिनके हाथ में इस देश की संपत्ति का 60% से अधिक है, वो सिर्फ 3% टैक्स देता है। तो आप समझिए,
कि जो देश की संपत्तियों पे कब्जा कर रहा है उसके साथ आप खड़े। यह आपका सत्य। आप न हिंदुओं के हैं, न आप किसी के हैं, आप सिर्फ नफरत के हैं और नफरत का आप काम करते। यही वजह है कि राहुल गांधी को उस नफरत से लड़ने निकलना पड़ा सड़क पर, और वो लड़ रहे हैं। और जब वो लड़ रहे हो तो फिर बात आती है क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आपने यह गंद फैलाया, आपने यह हालत की। तो इसको आप समझ कि जिस तरह से नाइंसाफी हो रही। आपको याद होगा कानपुर में एक केस हुआ था विकास दुबे वाला। उस केस में एक 16 साल की बच्ची जो नई नवेली शादी हुई थी और शादी के जस्ट बाद ये घटना हुई और उसको आपने जेल में डाल दिया। वो तकरीबन 3 साल से जेल में, और अब जमानत मिली है तब उसे पता चला है कि हां, अब आप सोचिए वो नाबालिग थी जब जेल में गई, अब जब वो जेल से निकल रही है तो बालिग, उसका सब कुछ लूट चुका है, कोई चीज आपने नहीं छोड़ी। और बताने वाले तो यह भी बताते हैं कि जब पुलिस ने उसे 1.5 महीने अवैध हिरासत में रखा तो उसके साथ क्या क्या कुकर्म किए। तो यह भी सामने और इसका भी सच आता है। बहरहाल स्थिति यह है कि आप डरपोक, लेकिन राहुल गांधी लड़ रहे हैं सच के लिए, इसी नफरत के लिए, इसी जो असमानता के खिलाफ, और लड़ते हुए वो कश्मीर की सीमा में पहुंचे। और वो कश्मीर की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो आप सोचिए, लाल चौक पे जब झंडा फहराने की बात आती है, तो तिरंगा फहराने की बात करते हैं तो आप डर जाते हैं, कहते हैं नहीं, लाल चौक पे नहीं फहराने देंगे। तो ठीक है, लाल चौक पर ही उनका कांग्रेस का कार्यालय है, वहां फहराएंगे। उससे भी आपको तकलीफ है, क्यों भाई? वो तो उनका पक्का स्ट्रक्चर है, उनका अपना है, क्यों नहीं फहराएंगे? तो यह स्थिति है, यह आपका सच है। तो जब आपका सच यह हो तो सोचना चाहिए कि आप किस तरह, भयंकर बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बर्फ गिर रही है, उसके बावजूद राहुल गांधी वहां आ गए। और आप एयर कंडीशन में भी बैठकर लड़ रहे हैं, डर रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? जो देश की बात करते हैं, सत्यता की बात करते हैं। और डर किनसे रहे हैं? उन्हीं से जो सच दिखाते हैं, सच सामने लाते हैं। तो आप समझ, आप तो किसके साथ खड़े होते हैं? उन ढोंगी बाबाओं के साथ। आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म के रक्षक नहीं, आप वास्तव में हिंदुत्व के हैं, जो एक नैरेटिव बनाता, जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, अपनी सरकार के लिए पूरा किएगा। तो यह स्थिति, आपने देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। और जब आपने देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया हो, तब आप समझ, देश को कर्ज में फंसा दिया, ये सारी चीजें, तो आप कुछ देने की स्थिति में नहीं, बल्कि छीनने की स्थिति। लेकिन जो देने की स्थिति, जहां जहां कांग्रेस का शासन है, आप देखिए वहां दिया जा रहा, लिया नहीं जा रहा, आपके पास से लिया जा रहा। तो जब यह स्थिति हो तो सोचना पड़ता है कि आखिर आप कर क्या रहे। तो इसके साथ आज स्थिति यह हो गई है कि 1 साल में आटा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिससे रोटी बनी, 1 साल में आटा 40% महंगा हो गया। 40% महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि आपकी नीतियां, आपने बर्बादी, और उसका मुनाफा आप कुछ लोगों को देने के लिए परेशान। इस कारण से कि यह हालात हो रहे हैं। और जब यह हालात हो रहे हो तो सोचना पड़ता है कि आप आखिर क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, और आप किस ढंग से करते हैं। तो यह चिंता का विषय है। आपका डर, आपकी बातें सारी सामने आ रही हैं। आप अपने हित के लिए मंदिर तोड़िए, वो तोड़िए, फिर भी आप अपने आप को हिंदुत्व और हिंदू की बात करते हैं, लेकिन आप उसके दुश्मन हैं वास्तव। यही है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आग्रह करता हूं, सच को जानिए, पहचानिए, नहीं तो यह झूठ आपको बर्बाद कर। जय हिंद, जय भारत।